हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल के कुछ टॉपिक को क्लियर करेंगे। कुछ टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर करवाए हैं और बचे हुए टॉपिक आज क्लियर करेंगे। और जो टॉपिक मैं आज क्लियर कराऊंगा वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होंगी, एंगल किसे कहते हैं और साथ में एंगल की नेमिंग कैसे की जाती है इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। आज इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है आपका पैरेलल लाइंस। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लाइंस क्या होती हैं और लाइंस के कितने टाइप होते हैं। ये सब चीज़ें हम पिछली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि पैरेलल लाइन क्या होती है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होगी। पैरेलल लाइन क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा लाइंस को हम पैरेलल कब कहेंगे, जब इनके बीच का डिफरेंस हर पॉइंट पर क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम हमने क्या रखा हुआ है एल, और ये जो आपका दूसरी लाइन है इसका नाम क्या है एम। हमें ये दिखाना है कि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल क्यों है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन होने की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहला कि दोनों लाइनों के बीच किसी भी पॉइंट पर अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आप मेज़र करेंगे तो हमेशा सेम आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इन दोनों लाइनों के बीच का डिफरेंस 10 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, इस पॉइंट पर यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी पर एल और एम के बीच का डिफरेंस कितना आया 10। उसके बाद मैंने एक पॉइंट और बनाया सी और डी। यहाँ पर इस पॉइंट पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब मेज़र किया तो वो भी कितना आया 10 सेंटीमीटर। और आप किसी भी पॉइंट पर ये मान लिया जाइए क्या हो जाएगा ई और एफ। ठीक है, इन दोनों के बीच का जब मैंने डिस्टेंस मेजर किया तो वो डिस्टेंस भी कितना आया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो गई कि दो लाइनें अगर पैरेलल होंगी तो वो किन दो शर्तों को पूरा करेंगी। पहली शर्त तो ये है कि दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम रहेगा और साथ में वो दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो पहला लाइन की डेफिनेशन क्या बनी, ऐसी दो या दो से ज़्यादा लाइन्स जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है और साथ में वो दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि ये आपकी कोई लाइन है, इस लाइन का नाम मैं क्या रख देता हूँ पी। ठीक है, और इस लाइन का एक दूसरी लाइन आ गई आपकी, इस लाइन का नाम रख दिया हमने क्यू, थर्ड लाइन रख दी हमने, इसका नाम क्या रख दिया हमने आर। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस लाइन का, ये जो लाइन है इस लाइन का नाम पी क्यू आर ऐसे क्यों रख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे बीच में पॉइंट रख के क्यों नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लियर करूँगा भी आने वाले टर्म में। पहले आप देखिए, मान लीजिए कि ये लाइन पी क्यू और आर है, मुझे ये देखना है कि ये लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैं देखना चाह रहा हूँ कि पी पैरेलल है क्यू के या नहीं। ये जो साइन होता है ये किसका होता है, पैरेलल के। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो लाइन पी है और क्यू है ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी या नहीं। तो आपको केवल दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात कि पी और क्यू के बीच का अगर हम डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पर मेजर करें तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, सेम। और दूसरा, पी और क्यू लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखने से तो लग रहा है कि पी और क्यू कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही हैं। दूसरी लाइन को, दूसरी कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं। देखता हूँ मैं इसके, मान लिया जाए ये पॉइंट है ए और बी, मैंने इनके बीच का जब डिस्टेंस मेजर किया तो मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है। मैंने रीचेक करने के लिए एक दूसरा पॉइंट लिया डी और ये कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को जब मेजर किया तो ये भी 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर आप किसी भी पॉइंट पर अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो कितना आना चाहिए आपका, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, मतलब अगर दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा तो वो लाइन ऑब्वियसली कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हुई। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल क्यों हैं, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पर क्या है, सेम, और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब मैंने क्या बोल दिया कि लाइन पी विल बी पैरेलल टू लाइन क्यू, यानी लाइन पी और लाइन क्यू एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्यू और आर एक दूसरे के पैरेलल होंगी या नहीं। तो मैं देखता हूँ क्यू और आर एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं। वही आपने सेम चेक करना है, हर पॉइंट पर इनका डिस्टेंस मेजर करो, हर पॉइंट पर इनका क्या करोगे, डिस्टेंस मेजर करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्टेंस आपका 7 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब क्या है, क्यू और आर लाइन एक दूसरे के क्या होंगी, आपकी पैरेलल होंगी। ठीक है, ये दोनों ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया है। अब देखोगे, अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि आर और पी एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं, तो आपने पहले से ही मेजर करके रखा ना, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 + 7 यानी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। यहाँ भी कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर और पी लाइन भी एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो आप पैरेलल लाइन की डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि दो या दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी अगर उनके बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पर क्या हो, सेम हो, और साथ में वो दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, पैरेलल लाइन के बारे में अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब अगला है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, कौन सा है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या हुआ, ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी लाइन्स को कहा जाता है जो दो, क्या बोला मैंने, दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि मैंने एक लाइन खींची, इस लाइन का नाम मैंने क्या रख दिया, एस। क्या रखा मैंने, लाइन का नाम क्या रख दिया, एस। इस लाइन ने कितनी लाइनों को इंटरसेक्ट किया,
एल एम और एन, 3 लाइनों को इंटरसेक्ट किया, और जहाँ पर इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट भी क्या है, अलग अलग। मान लीजिए ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट क्या है बी, और ये पॉइंट क्या है सी। तो ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन क्या बनी, जब कोई लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को क्या कहा जाता है, आपका ट्रांसवर्सल लाइन। एक बार फिर रिपीट कर लो कि जब दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को कोई एक लाइन अलग अलग पार्ट पर यानी अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब ये लाइनें कितनी भी हो सकती हैं, 2 4 6, यानी मिनिमम कितनी होनी चाहिए आपकी 2। अब मिनिमम 2 की होनी चाहिए, मैं आगे आपको एक टर्म बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि मिनिमम 2 की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने लाइंस के बारे में पिछली वीडियो में, ठीक है, लाइंस के बारे में लगभग आधे से ज़्यादा हमने लाइंस के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अब ये 2 टर्म बचे हुए थे, इनको भी हमने खत्म कर लिया, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन। और भी टर्म होते हैं लेकिन आपके लिए इतना सफिशिएंट है। उसके बाद एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल मतलब कोण। ठीक है, कोण के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में कोण क्या होता है। ठीक है, इसमें डेफिनेशन लिखी है मैंने, व्हेन टू रेज लाइन सेगमेंट या लाइंस मीट एट एनी पॉइंट देन दे फॉर्म एन एंगल। ठीक है, बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पर समझो, ये क्या कह रहा है कि एंगल किसे कहेंगे, जब कोई दो रेज, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि रेज, ठीक है, आप एक रे और एक लाइन सेगमेंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने 2 रेज ली है, मान लिया जाए इस रेज का यहाँ पर नाम रख देते हैं ए बी और सी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब 2 रेज, पहली रे का नाम क्या है बी ए और दूसरी रे का नाम क्या है बी सी, जब कोई 2 रेज आपस में किसी एक पॉइंट पर मीट करती है, अब इन्होंने इंटरसेक्ट नहीं किया, इन्होंने क्या किया है, मीट किया है। ठीक है, जब 2 रेज आपस में एक दूसरे को किसी सेम पॉइंट पर मीट करती हैं तो एक इसका फॉर्मेशन करती हैं, आपका एंगल का फॉर्मेशन करती है, यानी इन दोनों रेज के मिलने से जो यहाँ पर ये आपका कॉर्नर बना, इसी कॉर्नर को क्या कहा जाता है, आपका एंगल कहा जाता है। ठीक है, और साथ में मैं आपको एंगल की नेमिंग करना भी सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए यहाँ पर आपने क्या देखा, ये एक लाइन है, इसका नाम क्या है ए बी। ठीक है, और इस वाली लाइन का नाम क्या है आपका पी। ठीक है, और ये कहाँ पर मिल रही है, यानी ये जो रे है, ये वाली रे है, ये रे और ये ए बी कहाँ पर मीट कर रहे हैं, आपको पॉइंट ओ पर। तो इन्होंने कितने एंगल फॉर्म किए, देखो एक एंगल तो ये बना, ठीक है, जितने कॉर्नर उतने एंगल, एक एंगल ये बना और दूसरा एंगल ये बना। ठीक है, अब मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, एंगल की नेमिंग करना सिखा रहा हूँ, साथ में आपको एंगल बनाना भी आया। ठीक है, यहाँ पर क्या था, एक लाइन और एक रे आपस में किसी पॉइंट पर मिली और उन्होंने क्या करा, एंगल का फॉर्मेशन किया। अब मैं आपको एंगल की नेमिंग करना भी साथ में सिखा देता हूँ। जैसे मान लिया जाए आपको इस वाले एंगल का नाम लिखना है, ठीक है, इस वाले एंगल की नेमिंग करनी है, तो इस वाले एंगल की नेमिंग करने के लिए आपने देखना है, देखो जो ये एंगल है बन किस पॉइंट पर है, ओ पॉइंट पर। ठीक है, और ये कौन कौन सी लाइन को टच कर रहा है, ठीक है, एक तो इस वाली लाइन को टच कर रहा है, देखो इस पॉइंट पर इस लाइन को टच कर रहा है, और दूसरा एक इस वाली लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग करने के लिए देखो आप कैसे करोगे, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो हमेशा आपके सेंटर में आना चाहिए, जिस पॉइंट पर आपका एंगल बन रहा है वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इसको लिख सकते हो ए ओ पी, इसका नाम क्या हो सकता है, ए ओ पी, या आप दूसरी तरीके से, एक और तरीके से बोल सकते हो, आपको इसको पी ओ ए, पी ओ ए, यानी एंगल पी ओ ए। आप दोनों में से किसी भी तरीके से बोल सकते हो, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, कोई गलत नहीं है, दोनों तरफ से पी ओ ए भी बोल सकते हो और ए ओ पी भी बोल सकते हो। अब इसमें एक और एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला। अब ये वाला एंगल का नाम रखने के लिए देखो आप क्या बोलोगे, ये एंगल कौन से पॉइंट पर बन रहा है, ओ, तो जाहिर सी बात है ओ तो कहाँ पर आएगा, मिडिल में, बीच में। और दूसरा देखो ये जो एंगल है कौन कौन सी लाइन को टच कर रहा है, एक तो ओ बी, किसको कर रहा है, ओ बी को, और साथ में आपका ओ पी को, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पी ओ बी, क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ बी। या आप इधर से बोल सकते हो बी ओ पी, एंगल बी ओ पी। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से आप बोल सकते हो और ये कोई भी गलत नहीं है, दोनों तरीके से आप इसका प्रोनाउंसिएशन को आप बोल सकते हो इसको, मतलब ठीक है, नेमिंग कर सकते हो। आपने क्या सीखा, सबसे पहले एक बार दोबारा समझो कि जब 2 रेज या एक रे या एक एंगल आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पर मीट करती हैं तो ये जो कॉर्नर का फॉर्मेशन करती है इसी को क्या कहा जाता है, आपका एंगल कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। साथ में मैंने आपको क्या बताया, एंगल की नेमिंग करना सिखाया। तो एंगल की नेमिंग करना कैसे सिखाएंगे, बताओ ये एंगल किस पॉइंट पर बन रहा है, तो पॉइंट किस पर बन रहा है, बी पर, तो जाहिर सी बात है जिस पॉइंट पर एंगल बनेगा वो हमेशा मिडिल में आएगा, वो कहाँ पर आएगा, बीच में। अब देखो ये जो एंगल है, ये एंगल कौन कौन से साइड को टच कर रहा है, एक तो इस पे यानी बी सी पर, एक इस साइड पर टच कर रहा है और दूसरा किस पर कर रहा है, बी ए पर। तो इसकी नेमिंग लिखने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी, इसको क्या बोल सकते हैं आप, एंगल ए बी और सी। साथ में उल्टा भी बोल सकते हो, सी बी ए, एंगल सी बी ए। कंडीशन बस आपके सामने एक होनी चाहिए कि जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो हमेशा मिडिल में आएगा, वो हमेशा कहाँ पर आएगा, मिडिल यानी बीच में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर करा आपने, मान लो इस वाले एंगल का नाम लिखना था तो आपने देखा कौन से पॉइंट बन रहा है, ओ पॉइंट पर, तो आपने देख लिया कि ओ तो बीच में आना ही आना है। अब इनको आप एक्सचेंज कर सकते हो। आपने देखा ये एंगल जो है किस किस को, कौन कौन सी लाइन को टच कर रहा है, एक तो ओ ए और दूसरा ओ बी यानी साइड को टच कर रहा है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग करने के लिए आप क्या करोगे, ए ओ पी या पी ओ ए। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हो। वैसे आपने वाला एंगल देखा, ये भी किस पे बन रहा है, ऊपर, तो मैंने देख लिया कि ओ तो बीच में आना चाहिए। अब देखा कि कौन कौन से साइड को टच कर रहा है, तो एक ओ बी और एक ओ पी। अब इसका नेमिंग करने के लिए ओ तो बीच में आएगा, अब इनको आगे पीछे कर सकते हो आप, पी ओ बी लिख लो या बी ओ पी लिख लो। ठीक है, क्लियर है। अब हम एक और डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम में आप एंगल की नेमिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं पहले, ए ओ बी सी डी
और ई, ठीक है। अगर आपको इस वाले एंगल को, ठीक है, जो एंगल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इस एंगल को नेमिंग करनी होगी, तो इस एंगल की नेमिंग करने के लिए सबसे पहले देखो कि ये एंगल किस पॉइंट पर बन रहा है। तो ये किस पॉइंट पर बन रहा है, ओ पर। ओ पर बन रहा है तो इसका मतलब मिडिल में क्या आएगा आपका, ओ, ठीक है। और साथ में ये जो एंगल है, एंगल का जो साइन है, ये कौन कौन सी साइड पर टच कर रहा है, तो ये कर रहा है ओ ए पर और ओ ई पर। तो इसका मतलब है, इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ई ओ ए, एंगल ई ओ ए, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे इस वाले एंगल का नाम लिखना हो, ये जो मैं एंगल बनाया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये वाला एंगल भी किस पॉइंट पर बन रहा है, ओ पॉइंट पर। तो इसका मतलब क्या है, बीच में क्या आएगा आपका, ओ आएगा। अब कौन कौन सी साइड पर टच हो रहा है, एक साइड है, साइड का नाम है ओ ई, और दूसरी साइड का नाम है ओ डी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल ई ओ डी या फिर डी ओ ई, ठीक है। क्या बोला, एंगल ई ओ डी या तो एंगल डी ओ ई, ठीक है। अब वैसे ही आगे यहाँ पे देखो, इस वाले एंगल का नाम, इस वाले एंगल का नाम, अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो इस एंगल का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस एंगल का नाम क्या होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो आप इसका नाम बताइएगा, ठीक है। अब इस वाले एंगल का नाम करते हैं। तो इस वाले एंगल का नाम कैसे होगा, कौन से पॉइंट पर बन रहा है, ओ, तो जैसी बात है, ओ कहाँ पर आएगा आपका, मिड पे। और देखो ये वाला जो एंगल है, किस कौन कौन से साइड पर टच हो रहा है, ओ सी और ओ बी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सी ओ बी या तो एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ बी या एंगल बी ओ सी, ये दोनों एक हैं, ठीक है। एंगल की नेमिंग करनी सीख ली। अब आएंगे हम कि टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। एंगल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंगल में आपने पिछली क्लासों में भी, यानी सिक्स फिफ्थ सिक्स में भी पढ़ा होगा, एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो जो आपके एंगल्स के टाइप हैं, ठीक है, एंगल्स को मेनली 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एक्यूट एंगल, दूसरा है आपका राइट एंगल, तीसरा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, फोर्थ आपका स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ आपका रिफ्लेक्स एंगल और सिक्स्थ आपका कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब देखो एक्यूट एंगल, अब एक एक करके इसको समझ लेते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से तो ज़्यादा होंगे, 0 डिग्री से तो क्या होंगे, ज़्यादा, और 90 डिग्री से क्या होंगे, कम। ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से तो कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो, उनको क्या कहेंगे हम, एक्यूट एंगल। अब देखो ये वाला साइन ग्रेटर का है और ये वाला साइन लेस का है, ठीक है। तो यहाँ देखो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने बोला कि 30 डिग्री का जो एंगल है, ये एंगल एक्यूट होगा या नहीं। तो आप क्या देखेंगे, 0 डिग्री से ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल है, और 90 से कम है, तो देखो 90 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। अगला देखो, मान लो मैंने लिखा क्या, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री 0 डिग्री से ज़्यादा है ना, और 90 से क्या है, कम है, तो ये एंगल भी क्या होगा, एक एक्यूट एंगल, ठीक है। और अगर मान लो आपको मैंने दिया 89 डिग्री, कितने डिग्री, 89 डिग्री, तो 89 डिग्री देखो 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 से कम है, तो 0 डिग्री से ज़्यादा होने पर और 90 डिग्री से कम होने पर एंगल को क्या कहेंगे, एंगल को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल के बारे में क्या समझे, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो और 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल के बाद आपका अगला आता है राइट एंगल। क्या आता है, राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है भाई, राइट एंगल क्या कहते हैं, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट करने पर अगर उसका मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री आए, कितना डिग्री आए, 90 डिग्री, या आप सिंपल से लैंग्वेज में समझो, एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को क्या कहा जाता है, राइट एंगल। 90 से ना तो कम ना ही ज़्यादा, ठीक है। राइट एंगल किसको कहेंगे, एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को क्या कहा जाता है, राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल के बाद आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण, ठीक है। और एक बार और बताता हूँ कि जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, न्यून कोण, ठीक है। और राइट एंगल को क्या बोलते हैं, समकोण, क्या बोला जाता है, समकोण के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑब्ट्यूज कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऐसे एंगल जिनकी मेजरमेंट करने पर वो 90 डिग्री से तो ज़्यादा होंगे, 90 डिग्री से क्या होंगे, ज़्यादा, ठीक है, और 180 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे, 180 डिग्री से क्या होंगे, कम, तो उसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिखा क्या, 91 डिग्री, कितने डिग्री लिखा है, 91 डिग्री, तो 91 डिग्री जो है 90 से तो ज़्यादा है और 180 से कम है, तो ऐसे एंगल्स को क्या कहा जाता है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अगर मैंने लिखा है 117 डिग्री, ठीक है, 117 डिग्री, तो ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो इस एंगल को क्या कहा जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। अगर मैंने लिख दिया 125 डिग्री, तो ये ऐसा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपके काम आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला पढ़ते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। कैसा एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और स्ट्रेट एंगल को हिंदी में रिजु कोण के नाम से जाना जाता है, रिजु कोण, ये सरल कोण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रिजु कोण, ठीक है, या स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, एग्जैक्ट 180 डिग्री के एंगल को, कितने डिग्री के एंगल को, एग्जैक्ट 180 डिग्री के एंगल को क्या कहा जाता है आपका, स्ट्रेट एंगल। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट एंगल बनता कैसे है, तो स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है, मान लो ये आपने कोई लाइन ली,
जिसकी जिसकी नेमिंग कर देते हैं OP। अब यहाँ से आपने जब ये मेजरमेंट किया तो पूरा एक क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन। तो हमेशा स्ट्रेट एंगल कैसा बनता है, आप स्ट्रेट एंगल को पहचानने का आपका एक तरीका है, कभी भी अगर एक स्ट्रेट लाइन पर इस प्रकार का आपका एंगल का साइन दिया हो तो उस हमेशा कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। ऐसे जो राइट एंगल है इसको भी आप बिना नापे एकदम से यानी बिना मेजर के बता सकते हैं। कहीं भी अगर आपको एल शेप में ऐसा डायग्राम मिलता है, चाहे वो ऐसा हो चाहे इधर की साइड को, ठीक है। बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में भी आ जाते हैं कि इधर को होगा तो इधर को नहीं होगा क्या, दोनों तरफ, ठीक है। कहीं भी अगर आपको एल शेप मिलता है तो एल शेप ये कितने डिग्री का होता है आपका, 90 डिग्री का, ठीक है। कैसे डिग्री, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल के बाद आते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगी लेकिन 360 डिग्री से क्या होगी आपकी, कम होगी। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 से कम हो तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मान लो आपने 185 डिग्री माना, कितना डिग्री, 185। आपसे किसी ने पूछा कि ये क्या रिफ्लेक्स एंगल है, तो आप बिल्कुल कहोगे कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। रीज़न पूछेगा तो रीज़न क्या बोलोगे, 180 डिग्री से ये ज़्यादा है और 360 से ये कम है, तो इसीलिए कैसा एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक को ले लेते 280 ले लेते हैं, ठीक है, 280 डिग्री। तो 280 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये 180 से तो ज़्यादा है और 360 से कम है, ठीक है, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल होगा। लास्ट बचता आपका कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं भैया, सीधे 360 डिग्री के एंगल को, ठीक है, ना तो कम और ना ही ज़्यादा, ठीक 360 डिग्री के एंगल को क्या कहा जाता है आपका, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कैसे बनता है, मान लो आपका ये कोई आपने लेंथ ली साइड जिसका नाम है OP, अगर आप मेजरमेंट करोगे तो मेजरमेंट करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार का सर्कल टाइप से बनेगा और यही क्या डिनोट करता है आपका कंप्लीट एंगल को। एक बार आपको मैं शॉर्ट में रिवाइज भी करवा देता हूँ। एंगल्स को मेनली आपके 6 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, 0 डिग्री से तो ग्रेटर होना चाहिए और 90 डिग्री से लेस होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। राइट एंगल किसको कहते हैं, एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम के एंगल को क्या कहा जाता है, सभी एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, आपका एग्जैक्ट 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम के एंगल को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 360 डिग्री के एंगल को क्या कहा जाता है आपका, कंप्लीट एंगल।